आज सुहाग रात है अपनी और मेरे करीब आए बगैर कैसे सो सकते हो। आयजा जो 16 साल की मुश्किल से अपना लहंगा संभालते 40 साल काशिफ के सामने खड़ी सुहाग रात मनाने का कह रही थी। उसने आयजा से कहा, पता भी है क्या होती है ये सुहाग रात? तो वो बोली, जी सब पता है। काशिफ कहने लगा, तो बताओ मुझे फिर। आयजा 16 साल की दुल्हन बनी बामुश्किल अपना लहंगा संभालते हुए काशिफ के करीब आई, जो शेरवानी में ही बेड पर लेटा हुआ अपने माथे पर बाजू रखे हुए आंखें बंद किए लेटा था। आयजा कहने लगी, देखें काशिफ, आज हमारी सुहाग रात है और आप हैं कि मेरे करीब ही नहीं आए। थक गई हूँ मैं घूंघट निकाल कर बैठे हुए। आयजा की आवाज ने काशिफ पर तो जैसे बिजलियां ही गिरा दी। वो एकदम चौंक कर उठ कर बैठा। अपने सामने खड़ी उस कमसुन बच्ची को दुल्हन बने हुए बच्ची ही तो लग रही थी। 16 साल की थी और देखा जाए 16 साल की लड़की को कानूनी शादी करना जुर्म है। काशिफ कहने लगा, पूरे 24 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बात कर रही हो? कहने लगी, जी अच्छे से जानती हूँ, शादी की है, पूरे होश हवास में की है मैंने। और शादी की रात शोहर को बीवी के करीब आना होता है, लेकिन यहाँ तो सभी उलट है। 1 घंटे में घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हूँ, मगर आप हैं कि कमरे में आए और लेट गए। ऐसे नहीं चलेगा काशिफ साहब। बेड से उठा, उसके रूबरू खड़ा हुआ, उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए एक झटके से अपने चेहरे के करीब करता कहने लगा, सुहाग रात का मतलब समझती हो ना तुम? कुछ देर पहले जो आयशा इतना बेधड़क बोल रही थी, अब जब काशिफ ने उसके बाजू को थामा तो उसका कॉन्फिडेंस जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा। वो कांपते होंठों के साथ कहने लगी, जी मैं जानती हूँ। कहने लगा, तो ठीक है, बताओ मुझे क्या होता है सुहाग रात को? अगर जानती हो तो खुद से करो, मेरे साथ जो करना चाहती हो। आयजा के चेहरे पर डर वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा जब वो कहने लगी, शौहर तो बीवी के करीब बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से आता है, आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कोई खुद तो नहीं आ गई आपकी जिंदगी में, बारात लेकर आप मेरे दरवाजे पर पहुंचे थे, तो फिर ये गुस्सा क्यों? वो एक बार फिर से खुद में हिम्मत जमा करते हुए अपने डर खौफ को दूर फेंकते हुए बोलने लगी, क्योंकि उसकी अम्मा ने उसे जो समझाया था वो उसी हुक्म को ही मान रही थी। काशिफ कहने लगा, तुम्हारे जैसी बेहया लड़की के साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों के साथ यही मसला होता है कि उनके दिमाग ड्रामे देख देख कर बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं। मैं तुम्हें बच्ची समझ के छोड़ा हूँ और तुम हो कि तुम्हारे अंदर के जज्बात आराम ही नहीं ले रहे। आयशा के लिए उसकी आंखों में मज़ीद देखना मुश्किल हो गया था। अब आयशा की आंखों से आंसू निकले। वो झटकते हुए कहने लगा, अब ये आंसू किस बात पे? मेरे सामने मासूम बनने के ड्रामे मत करना। ये आग तुमने ही मेरे अंदर लगाई है और इससे बुझाओगी भी तुम। वैसे ही तुम्हारी उम्र 16 साल है ना, अभी तुम इस निकाह के हक में ही नहीं था। पता नहीं अम्मी को तुम ऐसे कौन से खूबी नजर आई कि जो उन्होंने हमारी हैसियत देखी, ना तुम्हारी उम्र देखी, ना तुम्हारी तालीम देखी, और लाकर मेरे गले में डाल दिया। आयशा कहने लगी, अगर इतनी ही बुरी थी और इतनी ही खामियां हैं मुझ में तो क्यों आए थे बयाने? उसी वक्त इनकार कर देते। वो भी हालातों की मारी मजबूर लड़की थी और दिल में आई बात वो फौरन से कह देती थी। दिल की बात को दिल में रखना तो उसे आता ही नहीं था। जब बात दिल में होती फौरन से कह देती। कहने लगा, मरा नहीं जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। वो तो अम्मी ने मुझको इतना प्रेशराइज किया कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। इसलिए जो कुछ हुआ ये मजबूरी में हुआ। अपनी आंखों में कोई सुहाने ख्वाब मत सजा लेना। आयजा फिर से काशिफ के करीब हुई और कहने लगी, ठीक है, रिश्ता जैसे भी छोड़ा आपने, मैं नहीं जानती, मगर आप मेरे करीब आए बगैर सो नहीं सकते। अब काशिफ को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था कि इस लड़के का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वरना कोई लड़की इस तरह अपने मुंह से इस तरह की बातें नहीं करती। और काशिफ और आयशा की आज पहली मुलाकात थी, ना तो उनके घर में कोई आना जाना था, तो इस तरह एक पराया अजनबी मर्द से बेशक निकाह हो चुका था, लेकिन वो अभी दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। वो कैसे अपनी उम्र से इतने बड़े मर्द के साथ इस तरह बात कर सकती थी? काशिफ ने अपनी शेरवानी उतारते हुए उसने गुस्से में फेंका और कहने लगा, जितने अरमान मैंने शादी के आज तक अपने दिल में सजाए थे। आयशा कहने लगी, क्यों, क्या कमी है मुझ में? मर्द तो कम उम्र लड़कियों पे मरते हैं। आयशा की बातें काशिफ का मजीद दिमाग खराब कर रही थी। बोला, इंतहाई जाहिल किस्म की लड़की हो तुम। बोली, ये मैं नहीं कहती, ये बड़ी औरतों ने इस तरह की सारी बातें की थी, क्योंकि जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी ना, तब मुझे सब ऐसी ही बातें तो सुना रहे थे। काशिफ मजीद चौंका, कहने लगा, क्या बोल रही थी वो? यही कि कम उम्र लड़की जब बीवी बनेगी तो काशिफ तो खुद ही इस पर लट्टू हो जाएगा। काशिफ की हैरानगी की कोई हद नहीं थी, मगर अब काशिफ को कुछ अंदाजा होने लगा था कि वो जिसे जाहिल गवार कह रहा था वो असल में दिमाग से खाली लड़की है, जिसे ये नहीं पता कि कौन सी बात कहाँ करनी है, बल्कि बचपने वाला जहन था उसका। काशिफ ने उसे कहा कि देखो, तुम अभी ना समझो, शादी के इन तकाजों को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए जो कुछ हुआ है इससे हमारी जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। अपना ये भारी भरकम जोड़ा उतारो और सो जाओ। आयशा बोली, मगर मेरी मुंह दिखाई जो दुल्हा दुल्हन को शादी की राह देता है वो कहाँ है? और पता है मुझे तो तोहफे लेने का बड़ा शौक है।
बचपन से आज तक जिस हालात में जिंदगी गुजरी है, बस ड्रामों में ही देखा था कि लोग तोहफे भी देते हैं, वरना मेरी किस्मत में तो कभी आज तक तोहफा किसी ने नहीं दिया। उस वक्त आयशा की आंखों में मासूमियत के अलावा कुछ ना था। आयशा की बात सुनकर काशिफ को याद आया कि उसकी माँ ने उसको कमरे में आते हुए एक अंगूठी पकड़ाई थी। उसने अपनी जेब में से एक डबिया निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। कहने लगा, ये पहन लो आयशा। बच्चों की तरह अपना हाथ उसके आगे करते हुए कहने लगी, पहना दीजिए। जिस पर उसने गहरी सी नजर आयशा पर डाली। ना चाहते हुए भी उसने आयशा के हाथ में अंगूठी पहना दी। शायद उसकी मासूमियत उसका बचपना देख चुका था कि वो अक्ल से पैदल लड़की है। खैर, उनकी रात यूं ही गुजरी। सुबह वलीमे का फंक्शन था। जब आयशा उठ के कहने लगी, मेरा तो इतनी सर्दी में नहाने को भी दिल नहीं कर रहा। काशिफ कहने लगा, तो मत नहाओ। बोली, तो शादी की सुबह तो लड़का और लड़की नहाते हैं ना। ये कहते हुए वो अपने अल्फाज आधे मुंह में ही रखे मायने खेज नजरों से देख रही थी। काशिफ उसकी बातों पर चौंक जाता था। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर जाती थी। बोला, क्यों नहाते हैं ये भी यकीनन तुम्हें पता होगा। वो अपने बाल सेट करके बोली, मुझे क्या पता, होगी शादी की रस्म ये भी, जैसे बाकी सारी रस्में होती हैं। काशिफ उसकी तरफ बढ़ा। अपनी तरफ काशिफ के बढ़ते हुए कदमों को देखकर आयशा कहने लगी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ये कहते उसने जल्दी से अपना दुपट्टा सेट किया। बालों में ब्रश करते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। काशिफ ने उसे बाजू से पकड़ा। वो एकदम चौंक कर पीछे मुड़ी और उसकी आंखों में देखने लगी। कहने लगी, तो इसका मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर लट्टू हो रहे हैं। वो अपने बचपने से बास नहीं आ रही थी और काशिफ ने अपने लब भींच लिए। कहने लगा, बाहर सबके सामने ये शो करवाना कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बोली, आप तो मेरे करीब ही नहीं आए और अगर किसी ने पूछा तो क्या कहूंगी। वो उसके चेहरे के मजीद करीब होते कहने लगा, ये जो तुमने करीब आना ड्रामा लगाया हुआ है ना, जिस दिन मैं तुम्हारे करीब आ गया तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो और बाहर जाकर इस तरह की बेहुदा बातें मत करना। आयशा कहने लगी, पता नहीं कैसे इंसान है और सारी जिंदगी मैं कैसे गुजारूंगी। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए जाने लगी। काशिफ ने अपने सर को झटका। कहने लगा, अब तो ये रोज ही मुझे भुगतना होगा। खैर, वो लोग नीचे आए जहां सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। रजिया बेगम ने एक तंसिया सी नजर उन दोनों पर आते हुए डाली। आयशा की वादा और उसकी बहन रिदा जो नाश्ते में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ लेकर आई थी, जिन्हें रजिया बेगम ने मुलाजमों के हवाले करके कहा, ये तुम खा लेना, हमारा नाश्ता तैयार है। क्योंकि इस घर के लोग ऐसा नाश्ते के अलावा ऊंट पटांग चीजें नहीं खाते। रसिया बेगम के अल्फाज ने रशीदा बेगम के दिल को चीरा था, मगर वो जब्त के अलावा और कुछ कर भी क्या सकती थी। वो माँ बेटी आयशा के इंतजार में ऐसी सहमी हुई सोफे के कोने में बैठी हुई थी। आयशा ने जैसे अपनी वालदा को देखा तो भागकर अपनी वालदा के गले से लगकर मिलने लगी। रिदा आयशा से कहने लगी, आयशा बहुत प्यारी लग रही हो तुम। रशीदा बेगम ने बड़ी मोहब्बत से काशिफ के सर पर प्यार दिया, मगर ना जाने उनके प्यार देने में काशिफ को एक सुकून और अपनायत महसूस हुई जो आज तक उसे अपनी माँ के प्यार में भी कभी महसूस ना हुई थी। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दिया। जब आयशा ने काशिफ को मुस्कुराता देखा तो वो नजरें चुरा गया। रियाज साहब ने बड़ी हिम्मत करके अपनी बहन से कहा कि रशीदा आओ सब नाश्ता करें। रजिया बेगम की नजरों में हकारत, नफरत सब कुछ नजर तो आ रहा था, मगर ये सब उनकी चाहत पर ही तो हुआ था, इसलिए अभी उनका खामोश रहना ही बेहतर था। काशिफ की वालदा जिनका नखरा, रोब और दबदबा हर वक्त सात आसमान पर रहता था, गुस्से की तो ऐसी तेज थी कि आज तक उनके शोहर की उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी, तो फिर काशिफ उनके सामने क्या हैसियत रखता था। पूरे घर में सिर्फ उसका राज था, जो वो कहती थी वही होता था। किसी की मजाल नहीं थी कि उनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी उसके घर में पर मारे। काशिफ ने आके सलाम किया तो उन्होंने बड़े अंदाज में अपनी शॉल को कंधे पर लटकाते हुए काशिफ के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, खुश रहो हमेशा। वो दिल में कहने लगा, सारी उम्र की सजा देकर मुझे रहने की दुआएं दे रही हैं, पता नहीं कैसी माँ है मेरी। आखिर उसने बज़ाहिर एक मुस्कुराहट पास करवाई और अपने वालिद साहब को सलाम किया। रियाज साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ काशिफ को अपने सीने से लगाया। काशिफ इस बात से अनजान था कि रजिया बेगम उसकी सगी माँ नहीं है। उसने हमेशा उन्हें सगी माँ ही समझा था, मगर रजिया बेगम उसकी सुतेली माँ थी। रियाज साहब और रजिया बेगम की शादी हुई इससे पहले ही उन्होंने घर वालों से चोरी छुपके एक शादी काशिफ की माँ से की हुई थी। घर वालों ने अपनी मर्जी से रियाज की शादी रजिया बेगम से कर दी। शादी के बाद रजिया बेगम पर यह राज आश्कार हुआ कि रियाज तो पहले से ही शादीशुदा है, बल्कि शादीशुदा ही नहीं, एक बच्चे का बाप है। ये वो दिन था जिसके बाद उन्होंने कभी रियाज को सीधे मुंह नहीं बुलाया और कुदरत की करनी ऐसी हुई कि काशिफ अभी 3 माह का था कि जब उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। मजबूरन फिर रियाज साहब को अपने घर में अपनी नई नवेली बेगम को ये बताना पड़ा कि उन्होंने पहले से शादी की हुई है और वो अपने बेटे को अपने साथ लिए घर आ गए। अपने बेटे को उन्होंने रजिया बेगम की गोद में डाल दिया और कहने लगे कि आज से तुम इसकी माँ हो। रजिया बेगम ने काशिफ को गोद में तो ले लिया, मगर उनकी लहजे में, उनकी जिंदगी में उसकी बात कड़वाहट और बढ़ती रही।
बज़ाहिर काशिफ को ये नहीं पता था कि मेरी माँ रज़िया बेगम नहीं है, लेकिन रवैये से कभी कभी मशकूक जरूर हो जाता था, क्योंकि बचपन में स्कूल का काम ना करने पर किसी भी चीज की बेजा फरमाइश पर काशिफ को अपनी वालदा रज़िया बेगम की तरफ से सजा मिलती थी। अपनी वालदा रज़िया बेगम की तरफ से सजा मिलती थी और सजा के तौर पर उसे भूखा रहना पड़ता या फिर स्टोर रूम में बंद रहना पड़ता था, जबकि उसके छोटे दो बहन भाई अली और महक, उनके साथ रज़िया बेगम का रवैया कुछ और होता। लेकिन आखिर में रज़िया बेगम काशिफ से कहती है कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, अगर तुम्हारी आदतें बिगड़ गई तो छोटों पर क्या असर होगा। यही वजह थी कि काशिफ इन सब बातों को दरगुजर करता। आज 40 साल का भरपूर जवान मर्द, एक कामयाब पेशे का वकील था, लेकिन फिर भी उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो रज़िया बेगम के किसी भी फैसले का इनकार करे। और आयशा भी तो उनके हुक्म की वजह से उसकी जिंदगी में आई थी। जैसे ही वो शाम को घर लौटा तो उस पर यह राज आश्कार किया गया कि कल तुम्हारा निकाह है तुम्हारी फूफो की बेटी से। काशिफ कहने लगा, मम्मा कौन सी फूफो? वो बोली, वही जो गाँव में रहती है। काशिफ की फूफो रियाज साहब की बहन जो काफी गरीब थी। रियाज साहब अच्छे खासे सेटल थे, चाहते तो बहन की जिंदगी को पुरसकून बना सकते थे उसकी जायदाद में से उसका हिस्सा देकर, लेकिन रज़िया ने रियाज पर ऐसे पहरे लगाए थे कि वो तो अपनी मर्जी से सांस लेना भी भूल चुके थे, तो फिर बहन को हिस्सा वो कैसे देते। सारी जायदाद रज़िया बेगम अपने नाम करवा चुकी थी। रज़िया बेगम ने शुरू से लेकर जब से रियाज की बहन बेवा हुई थी, ज़कात, फितराना और कुछ एहसानात करते हुए उनकी बहन रशीदा की चंद नोटों के जरिए एहसान जताते हुए मदद कर देती। रशीदा की दो बेटियां थी, आयशा और ईदा। आयशा बड़ी थी, उसकी उम्र अभी 16 साल थी, और ईदा जिसकी उम्र 14 साल थी कि जब काशिफ ने अपने घर में अपनी पसंद का इजहार किया शादी के लिए, और उसने अपनी वालदा को बताया कि मम्मा बाबा एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये वो खबर थी जो बिजलियां बनकर रज़िया बेगम के दिल पर गिरी। उन्होंने तो सोचा था कि वो कभी काशिफ का घर ही नहीं बसने देगी, मगर वो कितने ढहटाई के साथ उनकी आंखों में आंखें डाल के अपनी पसंद का इजहार कर रहा था। वो उसी लम्हे अपने दिल में ठान चुकी थी कि कुछ भी हो जाए वो किसी भी तरह काशिफ की शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं होने देगी। काशिफ ने जिस लड़की की बात की थी वो भी वकील ही थी और उसके साथ ही काम करती थी। रज़िया बेगम को तो सर्दियों में अपने माथे पे पसीना आता महसूस हुआ। उस लड़की का सुनकर उनके दिल में कई तरह के खदशात जन्म लेने लगे कि पढ़ी लिखी होगी और ऊपर से काशिफ के दिल पर राज करती होगी, तो वो तो इस घर में आते ही रज़िया बेगम को उनकी औकात याद दिलवा देगी। उन्होंने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि काशिफ तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया, इसका सिला तो मुझे ये दे रहे हो। काशिफ हैरान कुन नजरों से देखने लगा। मम्मा क्या किया है? तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, इसलिए जो मोहब्बतें हैं इन सब चीजों को अपने दिल से निकाल फेंको। काशिफ के तो जैसे दिल की दुनिया ही उजड़ गई। यह सुनते ही कहने लगा, मम्मा ऐसा जुल्म मत करें, आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे जो हुक्म दिया मैंने पूरा किया, लेकिन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है। चलें ठीक है, आप मेरी पसंद को नहीं कबूल करना चाहती तो मैं सारी जिंदगी शादी ही नहीं करूंगा। वो मजीद परेशान हुई कि इस तरह तो सबको यही लगेगा कि माँ बेटी की दुश्मन बन गई है। रियाज साहब जो पास बैठे अपने लबों पर चुप का ताला लगाए अपने बेटे की बेबसी को देख रहे थे। इससे पहले कि वो अपने बेटे की हमायत में कुछ कहते वो भी बोलने ही लगे थे कि रज़िया बेगम ने अपने हाथ खड़ा किया, हाथ के इशारे से ही उसको चुप करवा दिया। वो बेचारे वहीं खामोशी के साथ उठकर चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो लाख कोशिश कर ले मगर रज़िया बेगम के फैसले को नहीं बदल सकते। अगले ही दिन रज़िया बेगम सुबह ही अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठते हुए गांव की तरफ रवाना हो गई। रशीदा बेगम के घर के आगे गाड़ी रुकी। उनका घर एक नॉर्मल सी हालत का था। रशीदा बेगम बहुत ही सुलझी हुई खातून, नेक, परहेजगार, मीठी ज़बान की औरत थी, मगर इनकी सबसे बड़ी बेबसी यही थी कि वो गरीब थी। शोहर की वफात के बाद शोहर के रिश्तेदारों ने उसकी जायदाद का हिस्सा हड़प कर लिया। इधर से बाही की तरफ से जो जायदाद में हिस्सा मिलना था उस पर रज़िया बेगम कब्जा जमा कर बैठ गई और वह बेचारी दो बेटियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया, मगर फिर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ती थी। रज़िया बेगम एक हकारत भरे लहजे के साथ उनके घर गई। इधर उधर नजरें ऐसे दौड़ा रही थी जैसे ना जाने किसी गंदगी के ढेर पर आ गई हो, और वो जब भी आती थी यही रवैया अपनाती थी। मगर रशीदा बेगम की मजबूरी थी, उनके दिए हुए चंद नोटों पर वो गुजारा करती थी। रज़िया बेगम सहन में खड़ी थी कि जब रशीदा ने चारपाई पर एक नई चादर लाकर बिछाते हुए कहा, भाभी बैठे यहाँ पर, मैं आपके लिए चाय जूस का बंदोबस्त करती हूँ। रज़िया बेगम कहने लगी, ना तो मुझे चाय की तलब है और ना ही जूस की, और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना मेरे खाने पीने की चीज़ों का तो तकल्लुफ ना ही करो तो बेहतर है। रशीदा बेगम को उनकी कड़वे अल्फाज को बर्दाश्त करने की आदत बरसों से ही थी। जब वो कहने लगी, भाभी यूँ अचानक? बोली, क्यों मैं अचानक नहीं आ सकती, और वैसे भी तुम्हारी किस्मत का सितारा खुलने वाला है, खुश हो जाओ। रशीदा बेगम इतना तो समझती थी कि वो अपने मतलब के सिवा किसी दूसरे पर एक रुपया भी नहीं लगा सकती।
भाभी मैं समझी नहीं, रज़िया बेगम कहने लगी। तुम्हारी बेटी आयशा को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, काशिफ की बीवी। यह सुनते ही रशीदा बेगम के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात फैल गए। कहने लगी, मगर आयशा की उम्र और काशिफ की उम्र में बहुत फर्क है। आप जानती हैं वो भी 16 साल की है और काशिफ तो 35-40 साल का भरपूर जवान मर्द है। ऐसे कैसे इन दोनों की शादी होगी? रज़िया बेगम गुस्से के साथ खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात काटो और जवाब दो। मेरे ही टुकड़ों पर तुम माँ बेटियां पल रही हो और मुझे ही मशवरे दे रही हो। तुम्हारी औकात ऐसी नहीं है जो मेरी बात को रद्द करो। रशीदा बेगम अपने हाथों को मसलते हुए खामोश हो गई। मगर माँ अपने बच्चों के लिए एक शेरनी होती है। वो खुद पर तो जुल्म सह लेती है, मगर जब बच्चों पे बात आ जाए तो वो अपने पंख फैलाए बच्चों को अपने परों में छिपा लेती है। वो कहने लगी, भाभी मगर मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। रज़िया बेगम ने आगे बढ़कर रशीदा को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और कहने लगी, मुझे इनकार करने का मतलब समझती हो ना तुम और तुम्हारी बेटियों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। इसलिए कल शाम को निकाह होगा और ये है कुछ सामान आयशा को पहनाकर तैयार कर देना। और इस निकाह को ये मत समझना कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहू बनेगी। नहीं, ये बस कुछ दिनों का खेल है जिसे मैं जल्द ही खत्म करवा कर तुम्हें अच्छी खासी रकम देकर यहाँ से चलता करूंगी। फिर तुम्हारी बेटी और तुम जहाँ चाहे इसकी शादी कर लेना। रशीदा बेगम की आंखों में हजार शिकवे थे और बेख्तियार ही उनकी आंखों से आंसू गिर गए। दिल में सोचने लगी कि या अल्लाह, कभी जिंदगी में किसी का मोहताज मत करना, वरना ये लोग जो खिलाते हैं वो फिर नोच कर वापस लेते हैं। मगर खैर उनके पास इख्तियार नहीं था। इतने में आयशा और इदा जो स्कूल से वापस आई हंसते खेलते हुए घर में एंटर हुई। सामने अपनी मुमानी को देखा तो अदब के साथ सलाम किया। कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। वो आगे बढ़कर गले लगने लगी कि जब रज़िया बेगम ने हाथ से कह दिया, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, बस ज्यादा ये चिपकू किस्म के प्यार मुझे पसंद नहीं। आयशा और ईदा ने एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी वालदा की तरफ देखा जो काफी परेशान सी थी। मगर रज़िया बेगम अपना हुक्म सुनाती गाड़ी से सामान निकलवाते उनके घर में रखवा कर खुद वहां से निकल आई। जैसे ही रज़िया बेगम घर से निकली, रशीदा बेगम वहीं जमीन पर बेबसी के आलम में बैठ गई। दोनों बेटियां माँ के करीब आई। अम्मी क्या हुआ है? ममानी ने कुछ कहा है आपको? जब आयशा कहने लगी, अम्मी बस मेरी तालीम मुकम्मल होने दे, मैं अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और साथ अपनी तालीम जारी रखूंगी। ये जो हमें चंद नोट एहसान के नाम पर देकर जाती हैं, हम वो कभी नहीं लेंगे। और आप दिल छोटा मत करें, आपकी बेटियां आपके बेटे बनेंगी। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने रशीदा बेगम के दिल में सुराख से किया, क्योंकि वो सोच रही थी अपनी मासूम सी बेटी को अपनी भाभी के हवाले कैसे करें। जब वो आयशा को हाथ लगाते कहने लगी, ये सब तो तब होगा ना जब तुम्हारे पास वक्त होगा, तुम्हें मौका मिलेगा। बोली, क्यों अम्मी? कहने लगी, तुम्हारी ममानी तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला सुनाकर जा चुकी है और ये सामान कल शाम को वो यहाँ अपने बेटे और चंद लोगों के साथ आकर तुम्हें रुखसत करके ले जाएंगी। आयशा जो भी मैट्रिक क्लास में पढ़ती थी कहने लगी, अम्मी ऐसे कैसे कोई अपनी मनमानियां चला सकता है हमारी जिंदगियों में? बोली, बेटा हमारे साथ किसी मर्द का सहारा नहीं। भाई जिसकी जिंदगी पर भाभी की हुकूमत है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे उनसे कोई गिला है ही नहीं। बस अगर अपनी माँ का तुम्हें जरा सा भी ख्याल है तो तुम इस फैसले से इनकार नहीं करोगी, वरना ना जाने वो हमारे साथ क्या कुछ करेगी। और काशिफ रज़िया बेगम जैसा बिल्कुल नहीं, वो काफी सुलझा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। उम्र के फर्क में कुछ नहीं रखा। अगर तुम दोनों में प्यार होगा, तुम उसका ख्याल रखोगी, उसके करीब रहोगी तो वो खुद ब खुद तुम्हारे करीब आने लगेगा। खैर इधर रज़िया बेगम ने घर आते हुए शाम के खाने के टेबल पर सबको अपना ये फैसला सुना दिया। आज पहली बार काशिफ की आवाज रज़िया बेगम से ऊंची थी। कहने लगा, मम्मा माना कि आज तक मैंने कभी आपकी बात पर इनकार नहीं किया, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला है जिसका इख्तियार मैं किसी को भी नहीं देता, और मैंने आपको अपनी पसंद के बारे में बताया था, तो फिर आपने ये सब क्यों किया? किसकी इजाजत से किया? मैं ये निकाह नहीं करूंगा। जिस लड़की को आज तक मैंने देखा नहीं है, मैं इसके साथ मिला नहीं हूँ। और बाबा आप जानते हैं ना फुफ्फो के बच्चों की उम्रें क्या है? रज़िया बेगम कहने लगी, पूरे 16 साल की है वो, इतनी भी बच्ची नहीं है। और बताइए रियाज साहब, आप अपने बेटे को जब आपने शादी की थी तो आपकी बेगम की उम्र क्या थी? रज़िया बेगम ने दबे अल्फाज में उनकी पहली बीवी का ताना दिया था। उनके खाने का नवाला उनके गले में अटक गया जब उन्होंने एक मासूमाना निगाह से रज़िया बेगम की तरफ देखा और कहने लगे, रज़िया अगर हम काशिफ की शादी इसकी मर्जी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मेरा ख्याल है कि काशिफ की बात दुरुस्त है। रशीदा की बच्चियां बहुत छोटी हैं, हमारे बेटे से भी वो 4 साल छोटी है, तो मेरा नहीं ख्याल ये जोड़ मुनासिब रहेगा। रज़िया बेगम ने पानी का गिलास जोर से डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, किसने आपका फैसला और आपका मशवरा पूछा है? काशिफ ये मेरा हुक्म है, अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानते तो फिर ठीक है। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर फ्रूट में पड़ी हुई छुरी को उठाया और अपनी कलाई पर रख दिया। कहने लगी, मैं अभी अपनी कलाई काट दूंगी अगर तुमने इनकार किया। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी माँ की जिंदगी या फिर वो लड़की।
कौन लड़की है, किस खानदान की है, तुम्हें क्या मालूम? तुम्हारे अलावा उसने कितने और मर्दों को ज़बान दी होगी शादी की। रज़िया बेगम के अल्फाज काशिफ के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन थे, मगर वो मौके की नज़ाकत को देखकर ज़ब्त का मुजाहरा कर गया, क्योंकि वो जानता था कि मम्मा से बहस करना फजूल है। बोला, मम्मा ये क्या पागलपन है, छुरी तो रखें नीचे, फिलहाल मुझे शादी करनी ही नहीं, ना अपनी पसंद से ना फूफो की बेटी से। आप इस टॉपिक को क्लोज कर दें और आज के बाद दोबारा बात नहीं होगी। रज़िया बेगम गुस्से से बोली, ऐसे कैसे इस टॉपिक को बंद कर दें? शादी का जिक्र तुमने छेड़ा और मैं रशीदा के घर ज़बान देकर आई हूँ। कल शाम हम निकाह के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। इस खबर ने मजीद सब पर सख्ता तारी कर दिया कि इतनी भी क्या चलती है कि यूँ अचानक एक दिन बात हुई और दूसरे ही दिन निकाह। काशिफ ने कहा, मम्मा मैं इंसान हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं हूँ कि जिस पर जो जी चाहे चला दे। उन्होंने अपनी कलाई पर छुरी को मजीद दबाया और कहने लगी, बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी फैसला लो, वरना फिर तुम जानते हो ना। जैसे ही छुरी को मजीद दबाया तो काशिफ ने गहरी से सांस खारिज करते हुए कहा, ठीक है मम्मा। हमेशा की तरह काशिफ उसकी जिद के आगे हार गया। फूफो की बेटी से या किसी चौराहे या मांगने वाली से जिससे भी निकाह करना चाहें आप कर दीजिए, मैं हार गया आपकी जिद के आगे। रज़िया बेगम ने एक सुकून की सांस लेते हुए छुरी को टेबल पर रखा और मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरे फर्माबरदार बेटे साबित होगे और जब बीवी पास होगी तो तुम उस लड़की को भी भूल जाओगे। क्यों रियाज साहब, मैं ठीक कह रही हूँ ना? और वैसे भी मर्द को तो औरत चाहिए होती है, तो फिर वो कोई भी हो, इतने साल बीत चुके। उसकी बीवी भी इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया था कि जब रज़िया बेगम ने उन पर तानों के तीर ना चलाए हों और वो हमेशा की तरह खामोश रहते, जैसे ना जाने किस जुर्म की सजा काट रहे हो। मगर वो कर भी तो कुछ नहीं सकते थे, वरना रज़िया बेगम बच्चों को छोड़ छाड़ कर जाने की धमकी देती थी। खैर अगले ही दिन शाम हुई। बड़ी तैयारियों के साथ वो ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे काशिफ की शादी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही है, मगर काशिफ बहुत जल्द कदमों के साथ अपने दिल में उस लड़की की मोहब्बत लिए अपने हर अरमान का गला घोटते हुए एक सादा से सूट में मलबूस अपनी फूफो के दरवाजे पर जा चुका था। रज़िया बेगम ने चंद नोट काशिफ के ऊपर सवारे और गांव के गरीबों के ऊपर हवा में उड़ा दिए। घर में दाखिल हुई रशीदा बेगम के चेहरे पर भी कोई खुशी ना थी। आयशा जो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी और ईदा उसको साथ लगाए कहने लगी, आपी मैंने तो सोचा था जब आपकी शादी होगी तो हम इतनी तैयारियां करेंगे, लेकिन मुमानी जान ने ये सब क्यों किया। रीदा ने काशिफ को देखा तो अंदर जाकर कहने लगी, आयशा आपी मगर काशिफ भाई बहुत प्यारे हैं, जैसे ड्रामों में फिल्मों में कोई हीरो होते हैं। देखो दिल बुरा मत करो, बहुत खुश रहोगी तुम, सब लोग तुम्हारी किस्मत पर रश करेंगे। रशीदा बेगम अंदर आई, आयशा को साथ लगाया और कहने लगी, आयशा मेरी एक नसीहत याद रखना, तुम कभी भी अपनी मुमानी की बातों में आकर काशिफ के साथ बुरा सलूक या बुरा रवैया नहीं अपनाओगी। तुम्हें खुद काशिफ की तरफ कदम बढ़ाना होगा। वो तुम्हारे करीब ना भी आए, तुम इसे अपने करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश करोगी। समझ रही हो ना मेरा मतलब? तुम्हें खुद अपनी जगह बनानी होगी, और एक बार जब तुमने अपनी जगह बना ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे दूर नहीं कर पाएगी। और काशिफ अच्छा लड़का है, अपने दिल से सारे खदशात वसवसे निकाल दो। मगर अब तक उसने आयशा को नहीं देखा था और वो देखना भी नहीं चाहता था, उसकी बला से कोई भी हो। निकाह नामे पर दस्तखत करते बिना कुछ खाए पिए आयशा को साथ लिया और वो चंद ही घंटों में वहां से फारिग होते रुखसत हुए। रशीदा बेगम ने एक बार रज़िया बेगम के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल रखिएगा। रज़िया बेगम ने तनसे अंदाज में उनकी तरफ देखा, कहने लगी, इतनी उदास मत हो, कुछ दिनों बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास भारी रकम के साथ वापस आ जाएगी, फिर तुम चाहे जहाँ चाहो मेरी बला से। ये वो अल्फाज थे जो रशीदा बेगम के दिल में छेद कर गए थे। इस तरह से आयशा और काशिफ की शादी हुई। खैर शादी की अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठे किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिवाय रज़िया बेगम के, जिन्हें जीत कर ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो और जो वो चाहती थी वो हो गया। जाहिर अब कुछ तो होना ही था। रियाज ने अपनी भांजी के सर पर हाथ रखा और काशिफ से कहा, बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। उसने बिना कोई जवाब दिए नाश्ता किया और कहने लगा, एक जरूरी केस की वजह से मुझे जाना है। जब रज़िया बेगम कहने लगी, आज तुम्हारा वलीमा है, जानते हो ना? बोला, जी सब जानता हूँ। वो कमरे में अपनी फाइल लेने गया जब आयशा भी आई और फिर से पागलों वाली बातें की। काशिफ आप तो मेरे करीब ही नहीं आए तो वलीमा कैसे होगा? अब काशिफ का दिमाग भी घूम गया और कहने लगा, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है ना मेरे करीब आने की, तो ठीक है चलो मैं वलीमा हलाल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही काशिफ की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत हुई तो आयशा की सिसकी निकली और कुछ देर बाद काशिफ ने अपना हक वसूल कर लिया।